ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को तो जनवरी 2026 पीवाईक्यू के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें अगली जो यूनिट आती है जिसके हम पीवाईक्यू आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इफ द स्टेटमेंट सम रिसर्चर्स आर हार्ड वर्किंग गिवन एज फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ये क्वेश्चन आया है, ये डिटेल में आपको समझाया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको ये समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम टाइप ऑफ प्रोपोजिशन पता करेंगे इसमें कि कौन से टाइप की प्रोपोजिशन दी गई है। तो सम रिसर्चर्स आर हार्ड वर्किंग, तो ये आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव है। पर्टिकुलर पॉजिटिव हमारी आई प्रोपोजिशन होती है। अब आई के साथ जो है रिलेशन किस किस का देखने को आपको मिलता है। अगर ए के साथ आई का रिलेशन हम देखते हैं तो ये आपका सब अल्टरनेशन होता है। और अगर ई के साथ आई का रिलेशन देखते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। और अगर आई का रिलेशन ओ के साथ देखते हैं तो ये आपका सब कॉन्ट्रैरी होता है। ठीक है, तो अब आई हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, ट्रू दिया है। तो अब हमें ये देखना है कि ए क्या होगा। आई क्या है, सॉरी आई हमें फॉल्स दिया है, फॉल्स दिया हुआ है। तो अब अगर आई फॉल्स है तो सब अल्टरनेशन में ए क्या होगा, क्या होगा ए, तो ए भी क्या होगा, फॉल्स होगा। सब अल्टरनेशन यही होता है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें तो ई और आई, तो कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। आई दिया है इसने फॉल्स, तो ई हमारा ट्रू होगा। ऐसे ही आई हमें फॉल्स दिया है और सब कॉन्ट्रेरी में ओ क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता है कि सब कॉन्ट्रेरी में क्या होगा, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं। तो अगर फॉल्स नहीं, तो अगर इसने दिया है कि आई जो है वो फॉल्स है तो इसका मतलब ओ क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते इसमें। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में हमें कौन सी प्रोपोजिशन दी हुई है। ऑल रिसर्चर्स आर हार्ड वर्किंग, ये ए प्रोपोजिशन है। सम रिसर्चर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ये आपका पर्टिकुलर नेगेटिव है, ओ प्रोपोजिशन है। नो रिसर्चर आर हार्ड वर्किंग, ये आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है, ई प्रोपोजिशन है। तो पूछा है इसने ट्रू कौन से होंगे, तो ए तो फॉल्स होगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। फिर आता है ओ, तो ओ हमारा ट्रू होगा, तो बी सेकंड ऑप्शन हमारा आएगा। और ई, ई क्या होगा, ई भी ट्रू होगा, तो यानी कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 2 एंड 3 बोले या फिर बी एंड सी बोल लो, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस रिलेशन से कौन सा जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको आता है तभी आसान है, कंसेप्ट नहीं आता है तो ये मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता है तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आप
वीडियो में देख सकते हैं, इसका पूरा कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, रिपीट हो सकता है अगले एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम से, तो ये आपको डिटेल में करवा दिया था मैंने, ठीक है। जब लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको करवाई थी तो अलग से इसका लेक्चर लिया था सिंबोलिज्म का, कि सिंबल कैसे हम एक लॉजिकल रीजनिंग में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सीधा ये आपकी ए प्रोपोजिशन है, ये ई प्रोपोजिशन है, ये आई प्रोपोजिशन है, और डी में आपकी ओ प्रोपोजिशन लिखी हुई है। तो इनका आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ए का आपका होता है एस पी के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट समझना है तो वो वीडियो आप देखिए, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप डायरेक्ट भी इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बना तो सेम क्वेश्चन ही आपका बनेगा, ठीक है। फिर आता है ई प्रोपोजिशन। ई प्रोपोजिशन का आपका होता है एस पी इज इक्वल टू 0, बार हट जाएगा, ठीक है। आई प्रोपोजिशन का आपका होता है एस पी इज नॉट इक्वल टू 0, और ओ प्रोपोजिशन का होता है एस पी के ऊपर बार इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आप ऐसे सीक्वेंसेस की याद रख सकते हैं कि ए में हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू एस पी बार इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू एस पी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब वापस चलेंगे, हम बार से आए हैं तो अब बार की तरफ वापस लौटेंगे, एस पी बार इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, ये सिंबल्स ए आई ई ओ इन प्रोपोजिशन के रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका, तो ए का आपका 4 है, तो ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। चार स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है, चारों में से आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी और कौन सी फॉल्स होगी। तो पहली स्टेटमेंट इसमें दी थी सम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स कंटेन फॉल्स प्रीमाइसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। क्या दिया है कि कुछ वैलिड आर्गुमेंट्स ऐसे हैं जिसमें फॉल्स प्रीमाइस और फॉल्स कंक्लूजन हो सकता है। अगर प्रीमाइस भी फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो वो वैलिड आर्गुमेंट हो सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ए स्टेटमेंट आपकी आएगी आंसर में। तो जिस ऑप्शन में आपका ए नहीं है उसको आप कट कर देंगे। फिर बी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एन आर्गुमेंट कैन बी वैलिड, एक आर्गुमेंट वैलिड हो सकता है इवन इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू एज वेल। तो प्रीमाइस भी ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो, प्रीमाइस कंक्लूजन। तो यहां पर दिया फॉल्स प्रीमाइस फॉल्स कंक्लूजन, तो वैलिड हो सकता है। ट्रू प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन, तो ये भी वैलिड होगा, ठीक है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, तो जिसमें बी नहीं है उसको आप कट कर देंगे, ठीक है। व्हेन एन आर्गुमेंट इज वैलिड, जब कोई एक आर्गुमेंट जो है, तर्क जो है वैलिड होता है, एंड ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, तो वैलिड भी हो और सारे प्रीमाइसेस भी ट्रू हो, इट इज कॉल्ड साउंड आर्गुमेंट। तो बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन भी आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि जिसमें डी को हमें सेलेक्ट करना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, इन इंडियन लॉजिक व्हेन ए मिडल टर्म हेतु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट इन द माइनर टर्म, जिसको हम पक्ष बोलते हैं, इट लीड्स टू विच टाइप ऑफ फैलेसी।
इंडियन लॉजिक से फैलेसी का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है कि जो मिडल टर्म है, हेतु है, वो आपको माइनर टर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि उनका जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेत्वाभास। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है इसने, ठीक है। हेत्वाभास से दो क्वेश्चन इसने पूछे हैं अब की बार। एक तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट स्टेटमेंट से पूछा है आपका, डेफिनेशन से। अगला क्वेश्चन इसी में आता है, ऑल बाइपिड्स आर रेशनल, स्वान्स आर बाइपिड्स, स्वान्स आर रेशनल। तो ये आपके सामने अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसने दे दिया है। ये P1 है, ये P2 है और ये कंक्लूजन है, ठीक है। क्या दिया है इसने? अब इस तरह का आपने ये देखना है कि कौन से टाइप का हेत्वाभास इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का पहली बार इसने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि हेत्वाभास पहचानना है तो हेतु को हमें आइडेंटिफाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। हेतु क्या होता है? एक तरह से रीजन। तो रीजन को इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होगा इसमें? ये स्टेप मैं जनरली बता रहा हूं आपको, कोई भी एग्जांपल आपको दे दे तो यही स्टेप्स आपको वहां पर अप्लाई करने हैं। तो अब आपको देखना है कि हेतु और जो साध्य है इनके बीच का रिलेशन क्या है, क्या वो इनवेरिएबल है, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स मेनली आपके इसमें रहते हैं। तो आ जाओ पहली चीज के ऊपर, पहले स्टेप के ऊपर, आइडेंटिफाई दी हेतु। हेतु क्या है इसमें? आर्गुमेंट्स दिया है आपको कि ऑल बाइपिड्स आर रेशनल, स्वान्स आर बाइपिड्स, स्वान्स आर रेशनल। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्वान रेशनल क्यों है? क्योंकि वो बाइपिड्स है, ठीक है, इसी वजह से वो रेशनल है, ठीक है। तो हेतु या फिर रीजन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बीइंग, कि बाइपिड होना ही क्या है? हेतु है, ठीक है। तो बाइपिड होना हेतु है। बाइपिड का मतलब क्या होता है? बाई मतलब दो, पीड मतलब पाद, पैर। जिनके दो पैर होते हैं, इसमें हिंदी में समझ लेते हैं पहले कि ऑल बाइपिड्स यानी कि जितने भी जानवर हैं जिनके दो पैर होते हैं वो रेशनल होते हैं, यानी कि तार्किक होते हैं। वो चीजों को सोच समझ सकते हैं, उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो स्वान्स आर बाइपिड्स, कि स्वान भी क्या है? दो पैर वाले होते हैं, इसीलिए स्वान क्या है? रेशनल है। तो रीजन क्या हुआ? बाइपिड्स। इसी को कारण मान के इसने बोला है कि तार्किक है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो साध्य है उसके साथ ये हेतु का कैसा रिलेशन है। क्या केवल दो पैर वाला होना ये कंफर्म करता है कि वो रेशनल हो गया? क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, जैसे कि एक इंसान भी है और बहुत सारे जानवर हैं जिनके दो पैर होते हैं लेकिन अपनी बुद्धि उनके पास नहीं होती, या फिर माने कि सोचने समझने की क्षमता उनमें नहीं होती, ठीक है। तो यानी कि बाइपिड इज नॉट इक्वल टू रेशनल। तो इन दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब जैसे कि ह्यूमन के बारे में अगर बात करें तो वो बाइपिड भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन अगर स्वान की बात करें या फिर कोई और ले लो, कोई एग्जांपल ले लो इसमें, कि जैसे पेंगुइन हम ले लें, पेंगुइन भी बाइपिड होते हैं लेकिन रेशनल नहीं होते, नॉट रेशनल। ऐसे ही स्वान भी बाइपिड तो होते हैं लेकिन रेशनल नहीं होते। तो अभी इन दोनों का जो रिलेशन है वो मैच
नहीं करता। यानी कि बाइपिडनेस तो दोनों में होती है, रेशनल में भी होती है, नॉन रेशनल में भी होती है। ठीक है, तो रीजन जो है ये कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रेशनल में भी प्रेजेंट है। अकेले इस हेतु के आधार पर हम निर्णय नहीं दे सकते निर्णय कोई भी, तो इनकंक्लूसिव ये हेतु हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इनकंक्लूसिव हेतु हमारा बन गया। अब बात आती है कि कौन से टाइप का है ये, क्या असिद्ध है? असिद्ध क्यों नहीं है? असिद्ध को हम बोलते हैं अनप्रूव्ड रीजन। क्या इसमें रीजन अनप्रूव्ड है? तो जवाब है कि नहीं है, रीजन तो इसमें प्रूव्ड है। ठीक है, एस्टेब्लिश तो होता है बाई फिटनेस, तो यानी कि असिद्ध आपका नहीं आएगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल इसमें लिया था, स्काई लोटस, आसमानी फूल। तो ऐसा कोई रिलेशन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो ये एसिड में आता है। इसके बाद आता है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष क्या होगा कि ये तब होगा जब इक्वली कोई अपोजिट रीजन एग्जिस्ट करे, कि अगर वो बाइपीड है तो रेशनल है, बाइपीड नहीं है तो वो नॉन रेशनल है। अगर ऐसा कोई रिलेशन ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे सामने आता तो वो शत प्रतिपक्ष होता। प्रति का मतलब है एंटी, अपोजिट। ठीक है, तो 100% वो अपोजिट हो जाती चीज, अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो वो हमारा सत प्रतिपक्ष होता, तो यानी कि ये भी नहीं आएगा हमारा। अब आता है विरुद्ध। विरुद्ध, इसमें आएगा अपोजिट कंक्लूजन, कि कंक्लूजन क्या मिले, अपोजिट मिले, लेकिन कंक्लूजन तो हमें अपोजिट नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो यानी कि विरुद्ध भी नहीं आएगा। तो बचा हमारा थर्ड ऑप्शन, स्वविचार। स्वविचार इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? अनंतिका भी इसको बोलते हैं कि जिसमें हेतु जो है वो इनवेरिएबली रिलेटेड होता है साध्य से, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंस्टेंस में प्रेजेंट होता है। यानी कि वो रेशनल है तब भी हेतु प्रेजेंट है, बाइपीड तो है। नॉन रेशनल है तब भी हेतु प्रेजेंट है, बाइपीड तब भी है। तो दोनों में ये प्रेजेंट रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों में। ठीक है, तो ये सर्वविचार हमारा होता है। इर्रेगुलर मिडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको आप बार बार देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप हेतु को आइडेंटिफाई करेंगे। हेतु आपने पहचान लिया कि बाइपीड होता है हेतु। ठीक है, फिर अब हेतु और साध्य का आप रिलेशन आपस में देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन अगर बिल्कुल अपोजिट मिलता है, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, तो वो असिद्ध हो जाएगा। जिसको आप प्रूव कर सकते हैं तो असिद्ध के अलावा और बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि कंक्लूजन बिल्कुल अपोजिट है तो विरुद्ध हो जाएगा। अगर उसके बिल्कुल अगेंस्ट स्टेटमेंट आपको मिलती है कि बाइपीड तो रेशनल, बाइपीड नहीं तो रेशनल भी नहीं, तो वो शत प्रतिपक्ष होगा। और इसके अलावा कि बाइपीड है तो रेशनल भी हो सकता है, नॉन रेशनल भी हो सकता है, तो ऐसा हमारा स्वविचार होता है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। चार स्टेटमेंट अगेन आपके सामने दी हुई है। फेलेसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपको जो ट्रू है स्टेटमेंट उनकी पहचान करनी थी। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दी है इसने, इन इक्विवोकेशन फेलेसी टू और मोर मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड क्रिएट कंफ्यूजन, कि एक ही शब्द के अगर दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इक्विवोकेशन फैलेसी यही होती है, इसीलिए इसका नाम इक्वी है, कि मिलता जुल सेम वर्ड है, इक्वल वर्ड है, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो अलग निकलता है। ठीक है, किसी संदर्भ में कुछ और मतलब उसका निकलता है, किसी संदर्भ में कुछ और मतलब उसका निकलता है, तो वही इक्विवोकेशन फैलेसी होती है। तो ए हमारा बिल्कुल ट्रू है, तो जिस ऑप्शन में ए नहीं है उसको आप कट कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पर दिया है एम्फीबोली इज नॉट ए फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। ये एम्फीबोली एम्फिग्यूटी की ही क्या है, फैलेसी है।
तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स लिखी हुई है। तो जहां पर बी है तो बी को आप कट कर देंगे, तो बचा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एसेंट इज ए फैलेसी दैट मूव्स इन ए सर्कल। तो सर्कल में मूव नहीं करती है, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। कंपोजिशन एंड डिवीजन आर फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। तो ए और डी ये आपके ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के पीवाईक्यू। आप इनको अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि अच्छे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को